आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है। It gives me great pleasure to highlight that message together with you as we launch this strategic partnership between India and the Netherlands. आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। Great milestone building on the trade agreement between the European Union and India. हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी ने दुनिया के सामने महामंदी का जोखिम बढ़ा दिया है। ये जोखिम कितना बड़ा और कितना खतरनाक है, इसका पता धीरे धीरे चलना शुरू हो चुका है। विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों तक की अर्थव्यवस्था को लेकर बुरे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं और एक वार्निंग यूरोप दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दुनिया को दे दी है। की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। बात बहुत सीधी है। हॉर्मुज का खुलना और मिडिल ईस्ट में तनाव का खत्म होना ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बात सिर्फ कारोबारी या रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामने खड़ी मंदी देश और दुनिया को कई सदी पीछे धकेल सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत ऑयल संकट से अछूता रह सकता है? क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना अप्रत्याशित है? इकोनॉमिक रफ्तार के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक आखिर क्या है? पिछले दिनों हैदराबाद में पीएम मोदी ने ग्लोबल हालातों के मद्देनजर भारत पर मंडराते खतरों का जिक्र किया था, उसे याद रखना जरूरी है। आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। फिलहाल तो विपक्ष फायर है।
यही समय है, सही समय है कि तर्ज पर बढ़े तेल के दामों और पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर वो हत्थे से उखड़ा हुआ है। लेकिन क्या वाकई मौजूदा वैश्विक हालातों में तेल के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सकता था? पश्चिम एशिया में पिछले 2.5 महीने से जारी संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है। ये $130 प्रति बैरल तक पहुंच गया था और अब भी लगातार $100 के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय से स्थिर रखने की वजह से इन कंपनियों को हर रोज 1,000 से 1,700 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। राह निकालनी तो होगी, क्योंकि संकट जो दिख रहा है वो गंभीर है। पीएम मोदी ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच पहले यूएई पहुंचे और उसके बाद 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। यूरोप टूर का पहला पड़ाव नीदरलैंड रहा। नीदरलैंड्स लंबे समय से भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों की लिस्ट में शामिल रहा है। अगर एफडीआई के पैरामीटर पर देखें तो हाल के वर्षों में नीदरलैंड्स शीर्ष एफडीआई स्रोत देशों में रहा है। नीदरलैंड खेती, पानी बचाने की तकनीक और व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। माना यह जा रहा है कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच समझौते बढ़ने से कई क्षेत्रों में एक बेहतर तस्वीर दिख सकती है, खासकर खेती और किसानी में। किसानों को नई खेती की तकनीक मिल सकती है। कम पानी में ज्यादा फसल उगाने की तकनीक भारत में आ सकती है। इससे किसानों की लागत कम होगी और कमाई बढ़ सकती है। हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर नीदरलैंड यात्रा का जिक्र करते हुए जानकारी दी कि मेरी नीदरलैंड यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति प्रदान की है। हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने से लेकर जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा, स्थिरता और गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक हमने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डच प्रधानमंत्री रोब जेटन के बीच द हेग में हुई एक अहम बैठक के बाद दोनों देशों ने रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। A great milestone building on the trade agreement between the European Union and India, and it will enable our countries to work together even more closely across a wide range of areas. Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. And it gives me great pleasure to highlight that message together with you as we launch this strategic partnership between India and the Netherlands. पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटन के साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों पर पड़ रहे असर जैसे मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की। ग्लोबल क्राइसिस में सबसे बड़ी चुनौती है फॉरेक्स रिजर्व की।
पीएम मोदी का फोकस विदेशी मुद्रा भंडार पर है, क्योंकि अगर देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो रुपए पर दबाव बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत रहे और इसके लिए बहुत जरूरी है भारत में विदेशी निवेश। वैसे भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकॉनमी और सबसे बड़े और युवा टैलेंट पूल के साथ दुनिया के देश अपनी इकोनॉमिक रफ्तार के लिए भी नई संभावनाएं देख रहे हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी है। आप नीदरलैंड और यूरोपियन लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। ईरान युद्ध ने कोरोना संकट के बाद एक बड़ी चुनौती दुनिया के सामने पैदा कर दी है। हॉर्मुज कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप की सनक ने बेड़ा गर्क कर रखा है। तेल के दाम अगर ऐसे ही चढ़ते रहे तो महंगाई का एक बड़ा दौर विश्व के कई देशों को गहरी आर्थिक बदहाली में डाल सकता है। तो बात सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि मौजूदा समय को देखते हुए कल के लिए भी तैयार होने की है। पीएम मोदी का फोकस क्राइसिस के बीच आज और कल के भारत के लिए मजबूत नींव तैयार करने पर है। मोदी का टारगेट क्लियर है, एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा, देश की इकोनॉमिक रफ्तार को बनाए रखना, विदेशी निवेश लाना ताकि विदेशी मुद्रा भंडार और रोजगार दोनों बढ़ें, भारत को आधुनिक विश्व के डिमांड के मुताबिक एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना, देश के युवाओं के लिए ज्यादा अवसर और रोजगार की संभावना तलाशना और डिफेंस सेक्टर में तेजी से उभरते भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात और बढ़ाना। फ्रेंड्स, आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी या फिर कनेक्टिविटी, भारत की स्पीड को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। इसी कारण पूरे विश्व के ग्रोथ में आज भारत 17% योगदान दे रहा है। और स्टेबिलिटी के विषय पर तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए आज ही के दिन मेरे 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। नीदरलैंड में पीएम मोदी डच पीएम जेटन के साथ पहुंचे ऐतिहासिक अफस्लूडाइक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने। पीएम मोदी ने इस वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा सिस्टम भारत में भी विकसित करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि इस तकनीक के जरिए भारत में सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। दरअसल अफस्लूडाइक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उत्तरी सागर और इजैलमीर झील को अलग करता है। इस वाटर मैनेजमेंट के जरिए समंदर के खारे पानी को निकालकर मीठे पानी के जलाशय में बदल दिया जाता है। खारे पानी को खेतों में घुसने से ये बांध रोकता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। बारिश के पानी को स्टोर करके सूखे के समय में खेती के लिए पर्याप्त बैकअप भी ये बांध देता है। तो बात सिर्फ तकनीक की नहीं, मुद्दा परस्पर सहयोग और मित्रता के भाव का है। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा इस लिहाज से बेहद अहम रही है, क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट के दौर में पीएम मोदी और भारत दोनों की भूमिका एक भरोसेमंद ग्लोबल मित्र के तौर पर दुनिया के लिए बढ़ी है।
we can't say the same for the world around us. Our shared values, like the importance of democracy, good governance, and the international legal order, are under pressure worldwide. But fortunately, over those 9 years, much has also stayed the same, including the excellent relationship between our two countries, India and the Netherlands. भारत की इसी ट्रांसफॉर्म्ड इमेज को लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं स्वीडन के गोटेनबर्ग। 8 साल बाद पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत और स्वीडन के संबंधों को पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा एक अलग ऊंचाई पर ले जाने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब भारत यूरोपियन यूनियन के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर साबित हुआ है। भारत और यूरोप के बीच तकनीकी, रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी तेजी के साथ मजबूत हो रही है। इसी साल भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील करके दुनिया को चौंका चुका है। सच ये है कि दुनिया की नजर मोदी पर है और भारत के तेज रफ्तार से दौड़ती अर्थव्यवस्था के इंजन पर है। दुनिया के मंच पर मोदी एक करिश्माई लीडर के तौर पर अगर काबिज हुए हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है भरोसेमंद, संतुलित और सटीक दिशा में काम। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और घरेलू राजनीति की चुनौतियों पर मोदी ने अपनी नीति को सफल सिद्ध किया है। जियोपॉलिटिक्स में मोदी मित्रता का मंत्र, संबंधों में पारदर्शिता, आतंकवाद पर सख्त रुख और युद्ध नहीं बुद्ध के सूत्र पर काम करते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म पर मोदी का सूत्र साथ चलें और साथ बढ़ें का रहा है। मोदी का लक्ष्य भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का है। वो कहते हैं कि देशों के बीच व्यापार से ही समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तो वहीं घरेलू राजनीति में मोदी की नीति विकास आधारित है, नकारात्मक राजनीति पर तगड़ा वार है और 2047 के विकसित भारत का टारगेट है और पीएम मोदी के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। आज यहाँ दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज के लीडर्स के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज 300 से अधिक डच कंपनीज इंडिया स्टोरी का हिस्सा है। आपके विजन और भारत पर कॉन्फिडेंस के कारण ही नीदरलैंड यूरोप से भारत का लार्जेस्ट इन्वेस्टर और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। गोटेनबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन ट्रांजिशन, सप्लाई चेन, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी के प्लेन के स्वीडन की सीमा में दाखिल होते ही स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। एयरपोर्ट पर स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की 6 दिनों में 5 देशों की यात्रा का तीसरा पड़ाव स्वीडन है। पीएम मोदी ने सबसे पहले यूएई में अपने मित्र और यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान से भेंट की थी। ऊर्जा संकट से लेकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव तक पर पीएम मोदी ने उनसे चर्चा की थी। इस बीच दोनों देशों के बीच रसोई गैस को लेकर भी डील हुई। फिर शनिवार को पीएम मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। और अब पीएम मोदी पहुंचे हैं स्वीडन के गोटेनबर्ग में, जिनसे मिलने के लिए वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों का उत्साह चरम पर है। ये मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं कि हमारे बच्चे आज उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे। हम बयान नहीं कर सकते
शब्दों में कि हम कितने उत्साहित और कितने खुश हैं। जी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी में जो उल्लास है, सब एवरीबडी सो हैप्पी। आई मीन बहुत ही खुशी का माहौल है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमको ये मौका मिला उनसे मिलने का। We are very honored in Sweden and Gothenburg especially that we have this honorable visit. And I think that India and Sweden, if we connect these two countries, we can make wonders in the world because we are so diverse. स्वीडन में पीएम मोदी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां यूरोपीय संघ, EFTA और ब्रिटेन के अहम उद्योगपति मौजूद होंगे। इस प्रोग्राम को पीएम मोदी के साथ ही यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन भी संबोधित करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत में 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि स्वीडन में 75 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। मोदी भारत के भविष्य के लिए मौजूदा संकट के बीच नए रास्ते बनाने और पुराने संबंधों को और मजबूत करने में लगी। यूएई में पीएम मोदी की अपने दोस्त अल नाहयान से मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान में तो मोदी नाहयान मुलाकात की अलग ही लेवल पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पर इसकी खूब चर्चा हुई। कहा तो यहां तक गया कि अब यूएई से पाकिस्तानियों का दाना पानी उठना तय हो चुका है। तो क्या दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील के जरिए मोदी वास्तव में नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की दमदार भूमिका लिख रहे हैं? चाहे पश्चिम हो या पूरब या फिर मिडिल ईस्ट, मोदी एक लीडर के तौर पर अपनी भरोसेमंद छवि बनाते हैं। बदलते ग्लोबल ऑर्डर में मोदी का सबसे पावरफुल मंत्र है कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कन्विक्शन और कोऑपरेशन। पीएम मोदी इसमें माहिर हैं। यही वजह है कि विपक्ष और उसके नेता लाख कोशिश करते हैं कि मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ दिया जाए, लेकिन जमीन पर और नतीजों में वो सारा नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। तो एक तरफ अविश्वास है, भरोसे की कमी है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल मंच पर मोदी है। परस्पर सहयोग और समर्थन के सूत्र के साथ दुनिया का भरोसा मोदी पर है, क्योंकि वो जानती है कि जब भी दुनिया संकट में रही, मोदी ने सहयोग के सूत्र से ही शांति और समृद्धि के रास्ते तलाशे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।